हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो है कंडक्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग फ्रेंड्स आप लोगों के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर में आ रहे हैं, उनको फ्रेंड्स हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर में करेंगे। इससे आप लोगों की जो मेमोरी है उसमें रिटेंशन पावर कितना है, कितने बढ़िया तरीके से आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की जांचने में आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स की 1100 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड। देखिए डिसिप्लिन, ठीक है, आपको बता दूं, डिसिप्लिन, लेट नाइट्स, रिजेक्शन, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, फेल्यूर, हसल, विजन, फोकस, बिलीफ, ये सारी चीजें, ठीक है, जब एक साथ होती है ना, कई सारी सक्सेस मिलती है छोटी छोटी, कई सारे बार आप लोग गिरते हो, ठीक है, कई बार जो है आपको कई सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपका मन ना कर रहा हो पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। कई बार आपको रिजेक्शन मिलता है, कई सारे लोगों का पेपर पहले क्लियर ना हो लेकिन वो फिर से दे रहे हैं अभी। लेकिन अब टीचिंग परीक्षा आपके साथ में, मैं बता दूं, आप लोगों का पेपर क्लियर होना तय है, ठीक है। आपका विजन, आपका फोकस, आपका बिलीफ, और यही चीज आपको सक्सेस दिलाएंगी, ठीक है। एग्री करते हो, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जो भी मैं आपको यहाँ सारे क्वेश्चन कराऊंगा आंसर लिखते जाने हैं कमेंट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पोल नहीं आएगा आज आप लोगों को। आज आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली कमेंट में आंसर लिखना है, और जितने भी बच्चे बाद में भी आप लोग रिवाइज करोगे तो आपको क्या करना है, अपने कमेंट के अंदर में लिखते जाना है। जो मैं पूछूंगा लिखते जाना है, गोली की रफ्तार से हम लोग यहाँ पर में चलते रहेंगे। देखिए पहला ही पॉइंट आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य जो है फ्रेंड्स कौन बना था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब बेसिकली यहाँ पर में ब्रिटेन की जो सरकार है उसके अंदर में कौन सदस्य बना था, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है फ्रेंड्स, कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को देता चलता हूँ। आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से साल में बने थे, तो आप लोगों ने याद रखना हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां की जो लोकसभा है वहां के जो है वो सदस्य बने थे 1892 में, 1892 के अंदर में। ये भी याद रख लेंगे, लिखते जाओ कमेंट के अंदर में कौन सी वाली जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र जहां से बने थे। तो ये याद रखना आप लोगों ने, उसका नाम था फिन्सबरी सेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए फिन्सबरी, ठीक है, फिन्सबरी सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल। तो फिन्सबरी सेंट्रल जो है फ्रेंड्स वहां से ये गए थे चुनकर, और कौन सी वाली पार्टी से गए थे अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो लिबरल पार्टी, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, लिबरल जो है पार्टी, उसके उसके चुनाव चिन्ह के ऊपर में या उसकी टिकट के ऊपर में गए थे वो चुनकर। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिया है इससे रिलेटेड। अब आप लोगों को जो है क्या करना है, जल्दी जल्दी से आंसर लिखते जाना है। अगर आपसे बोले पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, ब्रिटेन की लोकसभा का सदस्य बना था, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई, उनके बारे में हमने देखा हुआ है कि उनका अखबार का नाम राष्ट्र गोफ्तार था। हम लोगों ने देखा है उन्होंने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर में उन्होंने धन का निष्कासन, ठीक है, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है यहाँ पर में उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो ये याद रखना आप लोगों ने, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनी पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के अंदर में दी थी, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में बनने वाले पहले भारतीय। नाउ इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाइए, गोली की रफ्तार से हर एक बच्चा लिखेगा, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रिटिश फोर्स का वो अधिकारी कौन था जिसने ब्रिटिश सेना को लीड किया था बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना 1764 के अंदर में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के अंदर में जो है फ्रेंड सेना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है वो सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो, लिखते जाओ सभी लोग, हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। हेक्टर मुनरो जो था उसने नेतृत्व किया था। और इसके अलावा उस समय में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उस समय में गवर्नर कौन था। क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था कि बक्सर की लड़ाई के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था। तो गवर्नर कौन था ये अगर आ जाए आप लोगों से तो वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वेंसी, ठीक है, वेंसी टार्ट, ठीक है। तो वेंसी टार्ट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, उस समय में गवर्नर हुआ करता था, कहां का, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो हेक्टर मुनरो जो है वो सेना को नेतृत्व कर रहा था, और उस समय बक्सर की लड़ाई के समय में बंगाल का गवर्नर था वेंसी टार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। 25 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 लाइक से, केवल 4 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो इतनी रफ्तार से आप लोगों के जो है रिस्पॉन्स आ रही है, जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बक्सर की जो लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके किसके बीच में हुई थी, आप बता सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और बंगाल, ठीक है, अवध,
ठीक है, अवध, और जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में हुई थी। ये तीनों की कंबाइन सेना थी और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। नाउ फ्रेंड्स देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया था? देखो, अंग्रेजों के बीच में और फ्रांस के बीच में जो है वो तीन लड़ाइयां हुई है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, पहला आंग्ल फ्रांस की लड़ाई, ठीक है, दूसरी अंग्रेजों और फ्रांस की लड़ाई, और तीसरी अंग्रेज और फ्रांस की लड़ाई, ठीक है। जो थर्ड नंबर की लड़ाई थी, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसके अंदर में अंग्रेजों ने फ्रांस को पूरी तरह से हरा दिया। वो जो थर्ड नंबर की जो एंग्लो, ठीक है, या एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, एंग्लो मतलब अंग्रेजों से, इंग्लिश फ्रेंच वॉर भी बोला जाता है इसको, उसी को कहा जाता है वांडी वॉश की लड़ाई भारत में, वांडी वॉश की लड़ाई, वांडी वॉश, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, वांडी वॉश की जो लड़ाई थी, ये इसके अंदर में पूरी तरह से उसको हरा दिया था, वांडी वॉश की लड़ाई के अंदर में। तो वांडी वॉश की लड़ाई जो है फ्रेंड्स, ये कब हुई थी? ये याद रखेंगे आप लोग, 1760 के अंदर में हुई थी। इस लड़ाई के बाद में ही ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, जिसके बाद में फ्रांस और अंग्रेजों ने सुलह कर ली थी अपने आपस में। ओके, तो वंडी वॉश की लड़ाई हुई थी। वंडी वॉश नाम की जगह आज भी आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगी, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में वंडी वॉश नाम की जगह इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड नंबर का एंग्लो फ्रेंच वॉर, ठीक है, इसमें निर्णायक रूप से लड़ाई वंडी वॉश की लड़ाई थी भारत के अंदर में। वैसे पूरी दुनिया में उनकी लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन भारत के अंदर में अंतिम रूप से वंडी वॉश की लड़ाई 1760 में हुई। और इस वंडी वॉश की लड़ाई के बाद में, ठीक है, कौन सा वाली ट्रीटी साइन हुई थी? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के अंदर में। ओके, तो वंडी वॉश की लड़ाई के बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई, कौन सी संधि साइन हुई थी? पेरिस की संधि साइन हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में दिल्ली दरबार 1877 के समय भारत का वायसराय कौन था? और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। स्पीड में आंसर लगाते रहेंगे आप सभी के सभी, और कमेंट के अंदर में लिखते जाइए। जितना ज्यादा आप लोग अपनी मसल मेमोरी का इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, तो हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली दरबार? देखिए 1803 दिल्ली दरबार हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। कितने लोग चाहते हैं कि तीनों की तीनों बता दूं आप लोगों को, और आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा। हाथ ऊपर करके बताइए जल्दी से मुझे, जितने लोग चाहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर में करेंगे। पहला जो फ्रेंड्स था 1877 के अंदर में हुआ था, ठीक है। दूसरे नंबर का जो था वो 1903 के अंदर में हुआ था, और तीसरा जो था वो 1911 के अंदर में हुआ था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1877 के समय में तुम्हारे चचा का लड़का था लॉर्ड लिटन, ठीक है, जिसके समय में ये दिल्ली दरबार भराया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन। ओके, दूसरा वाला 1903 के अंदर में जो भराया गया था, ये भराया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन वही है जिसने बंगाल का बंटवारा किया था। और तीसरा वाला जो था वो भराया गया था आपका लॉर्ड हर्डिंग के समय में। लॉर्ड हर्डिंग उस समय में भारत का वायसराय था। इसको लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड भी बोलते हैं आप लोग कई बार, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी एक हर्डिंग नाम का व्यक्ति हुआ था, इस वजह से। अगर हर्डिंग 1 और हर्डिंग 2 आए तो 2 लगाना, और केवल हर्डिंग आए तो सिर्फ हर्डिंग लगा देना, ठीक है। कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है आपने। तो 1877 में जो पहला दिल्ली दरबार भारत के अंदर में भराया गया था, उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था, ठीक है। तो आप लोग यहां लिख देंगे लॉर्ड लिटन, ठीक है। आप लोग, हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देगा, कमेंट के अंदर में करते रहिए आप लोग। यहाँ पर में जितना ज्यादा रिस्पांस उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा रहने वाला है। 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग पहुंच रहे हैं। जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को और जितने भी हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हुगली को जो है पायरेसी का केंद्र किसने बना लिया था? ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर में। आपको बता दूं फ्रेंड्स की शुरुआत के अंदर में, ठीक है, भारत के अंदर में व्यापार करने आए थे, लेकिन भारत के अंदर में इधर साइड में, ये कलकत्ता के पास में हुगली नदी जो है उसके पास में एक बेस बना लिया था उन्होंने, ठीक है, उन विदेशी ताकत ने, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में लूटमार किया करते थे। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की ये बात है, ठीक है, पुर्तगाल की, ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है ये क्या करता था, पुर्तगाली लोग, ये लोग लूटमार किया करते थे और भारत के अंदर में पैसा जुटाया करते थे व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली लोग। तो पुर्तगाल जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि किसने हुगली नामक जो जगह थी, हुगली नदी के किनारे के अंदर में हुगली नामक जो जगह है, वहां पर में पायरेसी का या डकैती का केंद्र बना लिया था और लूटमार किया करते थे, जिसकी वजह से कई समय तक उनको बंगाल के अंदर में बंगाल के नवाबों के द्वारा एंट्री नहीं मिली व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जो है फ्रेंड्स हुगली को बना लिया था केंद्र। 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, इसको याद रखना है आप लोगों ने। भारत में आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सबसे पहले भारत के अंदर में आने वाले जो यूरोपियंस थे वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। वास्को डी गामा जो है फ्रेंड्स, ये 1498 के अंदर में भारत के लिए समुद्री रास्ता उसने खोजा था, ठीक है। तो ये पुर्तगाल की तरफ से ही आया था ये। तो पुर्तगालियों ने ही भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था 1498 के अंदर में। नाउ भारतीय मानक समय में किस देशांतर पर आधारित है? बताइए जल्दी से, भारत का मानक समय। अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूरे दुनिया भर के अंदर में अलग अलग जगहों के ऊपर में अलग अलग समय हो रहा होगा।
आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी, जल्दी बताइए। अभी आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हो तो कितने बज रहे हैं, आप लोग कमेंट कर देंगे एक बार अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जितना अभी आपको दिख रहा है पूरे दुनिया भर के अंदर में वही समय हो रहा होगा। इवन हमारे भारत के अंदर में भी अभी जो आपको समय दिख रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली सबके तरफ में सेम समय दिख रहा होगा अभी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स कि भारत में अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर में एक्चुअल समय अलग अलग हो रहा है, बट हमने क्या किया, हमने एक बीच का रास्ता निकाला। हमने बोला कि यार यहां से स्टार्ट होके यहां तक तो बहुत सारे अलग अलग समय के क्षेत्र बन जाएंगे, तो हमने बीच की एक लाइन पकड़ी। यहां जितने बज रहे होंगे उतने ही हम यहां पर में भी मानेंगे, यहां पर में भी मानेंगे, इधर में भी मानेंगे। मतलब पूरे भारत में हम एक ही समय मानते, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला, ठीक है। देखो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये याद रखना आप लोगों ने। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक डिग्री का मतलब कितना होता है, ध्यान से समझना आप लोगों ने। एक डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो आधा डिग्री, ठीक है, आधा डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 30 मिनट, ठीक है। आधा डिग्री को आप 0.5 डिग्री भी लिख सकते हो, तो 30 मिनट ये हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और इसको, ठीक है, इसको आप आधा, ये आधा डिग्री हो गया ना, तो आप इसको 82.5 डिग्री भी लिख सकते हो, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्यों, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारत जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ओके, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर में। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग कि भारत, ठीक है, भारत का मानक समय जो है कितना माना जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसी को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये 0.5 डिग्री जो है आपका, ठीक है, इसी का मतलब हो जाता है, ठीक है, 30 मिनट। ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक चीज बतानी है, यहां से बताइए कि ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली जो लाइन है ये कितने राज्यों में से जाती है। जितने लोगों को दिख रहा है यहां पर में जल्दी से काउंट करके बता दीजिए यहां पर में, जल्दी जल्दी से, ठीक है, बता देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में केवल और केवल जो है 99 लाइक्स दूर है 2000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। हु इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, भारत के अंदर में पुर्तगाली पावर को एस्टैब्लिश करने का श्रेय किसको दिया जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर में बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है उसके आधार पर आप लोग देखिए। इसमें बोला है कि पुर्तगाली पावर को एस्टैब्लिश करने का श्रेय किसको दिया जाता है भारत के अंदर में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर इन लोगों का पुर्तगालियों का, वो कौन था। अगर ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोगों ने याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था उसका नाम। क्या नाम था, अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं यहां लिख देता हूं अल्मेडा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने, अल्मेडा लिखकर आएगा आप लोगों को, अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन फ्रेंड जो सेकंड नंबर का गवर्नर था, सेकंड वाला गवर्नर, वो ज्यादा पावरफुल था। उसने एक्चुअल में पुर्तगाली सत्ता भारत में स्थापित की थी, ठीक है। उसका नाम क्या था, अल्बुकर्क, ये याद रखना है आप लोगों ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर मैं, अल्बुकर्क नाम था उसका, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये जो अल्बुकर्क है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सबसे ताकतवर, सेकंड नंबर का और सबसे ताकतवर जो है पुर्तगाली जो है गवर्नर हुआ करता था। एक्चुअल में ये जो सेकंड नंबर का व्यक्ति है, ठीक है, सेकंड नंबर का गवर्नर, उसने भारत के अंदर में जो है पुर्तगालियों की सत्ता को स्थापित किया था। गोवा को इसी ने जीता था, ये याद रखना आप लोगों ने, गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। गोवा जो है उसको जीत लिया था 1510 में, आदिल शाही, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से। तो ये भी आप लोग याद रख सकते थे। तो पहला गवर्नर कौन था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है कि पहला गवर्नर कौन था या पहला वायसराय कौन था उनका, ठीक है, पहला गवर्नर बोलो या फर्स्ट वायसराय, वो लोग दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते थे। ब्रिटिशर्स अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, अदरवाइज पुर्तगालीज जो है वायसराय और गवर्नर, ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज करते थे। फर्स्ट गवर्नर बोलो या पहला वायसराय बोलो पुर्तगालियों का, ठीक है, इनके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रिटिशर्स जो है वो अलग तरीके से यूज करते थे, पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय दोनों यूज करते थे उनके लिए, ठीक है। तो पहला कौन था, जल्दी से लिखेंगे आप लोग जी, तो अल्फांसो, ठीक है, डी अल्बुकर्क, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकंड नंबर का था, सबसे पावरफुल था। और पहला गवर्नर या पहला वायसराय कौन था पुर्तगालियों का, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रख लीजिए आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय या पहला गवर्नर कौन था, ये बताना है आप लोगों ने। 45वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे पहले गवर्नर की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहला जो गवर्नर था वो कौन था, ठीक है, अल्मेडा, ठीक है।
तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये दो याद रखने। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी को लोग, अल्मेडा, अल्मेडा, ठीक है, ये पहला पुर्तगाली वायसराय या पहला पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, ये याद रखना आप, अल्मेडा लिख दो सभी लोग, ठीक है, हर कोई लिख देगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ओके नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में सॉली की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ सॉली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर में क्या पूछा गया आप लोगों से, बैटल ऑफ सॉली जो है उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को कहां पर में हराया था, या बेसिकली ये पूछा जा रहा है सॉली की लड़ाई कहां पर में हुई थी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, सॉली की लड़ाई जो है वो कहां पर में हुई थी, यही क्वेश्चन है अगर अकेला, ठीक है, तो आप तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा, कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था ये बोला जा रहा है यहां पर में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर में सवाली की जो लड़ाई थी ये कहां पर में हुई थी, तो ये लड़ाई जो हुई थी ये सूरत के अंदर में हुई थी, ठीक है, सूरत में। तो सवाली नाम की जो जगह है ना, एक गांव है वहां पर में, ठीक है, गांव समुद्री किनारे के ऊपर में बसा हुआ, सूरत में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था इसमें, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, 1611 के अंदर में हुई थी, एक तो पहली बात आप लोग ये याद रख सकते हो रफली, ठीक है, 1611 के अंदर में। और दूसरी चीज, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने हराया था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था थॉमस बेस्ट, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, थॉमस बेस्ट उसका नाम था, वो बेस्ट था, ठीक है, इस वजह से उसने जीत लिया, तो थॉमस बेस्ट उसका नाम था, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उस अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट। स्वाली की लड़ाई कहां पर में हुई थी, आज के गुजरात का जो सूरत है वहां पर में हुई थी। जो ऑफिसर था जिसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट, ठीक है, लिख दो आप लोग ताकि याद हो जाए आप लोगों को, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी आवर्स अहेड इज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कंपेयर टू ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच देखिए टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम के जो है मुकाबले में आप लोगों को बताना है कि ये कितना आगे है, हमारा भारत का समय आगे है पीछे है, जो भी है आप लोग बता दीजिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा इसका। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो है कितना आगे है, ठीक है। अगर मैं आपको ग्रीनविच से यहाँ पर मैं एक इसके जरिए दिखाऊं, दुनिया का मैप के जरिए, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, यहाँ पर मैं इसको 0 डिग्री भी बोला जाता है। अगर कितना हम जो है कितना डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये देखेंगे हम लोग तो 82.5 डिग्री का डिस्टेंस है जहां से हमारा समय हम लोग मानते हैं, और 82.5 डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स 5.5 घंटे, क्योंकि हर 15 डिग्री के ऊपर में 1 घंटे का फर्क आता है, 1 आवर का फर्क आता है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री के ऊपर में 5.5 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो यहां से ईस्ट में जब जाते हैं आप तो प्लस करना पड़ता है समय, मतलब हम आगे है इसके समय के, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, जिसको आप लोग 5.5 आवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट का मतलब आधा घंटा 0.5 आवर्स, ठीक है। तो 5.5 घंटे ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो अगर 5 घंटे और 30, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, इसी का मतलब क्या होगा, अगर इसको पूरा आवर में लिखना है आप लोगों ने तो 5.5 आवर्स लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 30 मिनट का ही मतलब होता है आप लोगों का 0.5 आवर। अब इतना मतलब बेसिक से समझा रहा हूं मैं, ठीक है, तो प्लीज अच्छे से आप लोग समझिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीज है कि 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, आधे घंटे को 0.5 आवर लिख सकते हो आप लोग, इसी वजह से 5.5 आवर्स होता है। तो अगर आवर्स और मिनट में बोले तो ये आंसर होगा, ठीक है, और पूरा आवर में बोले तो ये आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं हर चीज को इसी तरीके से आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे से याद रख सके। बस आपको क्या करना है, जल्दी से सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है जहां भी शेयर कर सकते हो। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं, वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, भारत के अंदर में ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर में स्थापित की थी। तो अभी आपको मैंने बताया कि बैटल ऑफ सॉली, ठीक है, सॉली की जो लड़ाई थी, ठीक है, वो हुई थी 1611 के अंदर में, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो जहांगीर ने क्या किया, ठीक है, जहांगीर उस समय में मुगल शासक था, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिश लोग थे उनको अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। उनको पता चल गया था कि भाई पुर्तगाली लोगों से ज्यादा पावरफुल कौन है, ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स को अनुमति दे दी थी और ये फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने सूरत के अंदर में, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। जब अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई उस समय में मुगल बादशाह कौन था, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके कि जिस समय अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी उस समय में मुगल बादशाह कौन था, ये आप लोगों को कमेंट करना है स्पीड में। अभी मैंने आपको यही पे बता दिया है, ठीक है। तो कमेंट करके आंसर्स करते रहेंगे जल्दी जल्दी से हर कोई बच्चा, और हर कोई जो है फ्रेंड्स क्या करना है
ठीक है, कमेंट में आंसर करते रहेगा, तभी जाकर आपको मजा आएगा। चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, आपको आंसर करने हैं। ठीक है, नाउ महाराजा रंजीत सिंह जो है फ्रेंड्स कौन से वाले मिसल से एसोसिएटेड थे? ठीक है, चलिए महाराजा रंजीत सिंह, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पंजाब का जो इलाका था ना, ठीक है, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर में, ये पंजाब वाला जो इलाका था, यहाँ पर में मिसल मतलब होते हैं बेसिकली ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स, ऐसे टोटल 12 मिसल्स थे, टोटल इंपॉर्टेंट वाले 12 मिसल्स हुआ करते थे, 12। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें से जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जिन्होंने 12 के 12 जो मिसल्स थे सबको इकट्ठा किया बाद में। ठीक है, जब वो छोटे थे तो वो कौन से वाले मिसल में उनका जन्म हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, सारे के सारे मिसल्स को इकट्ठा करके, ठीक है, एक पंजाब जो था, यूनाइटेड पंजाब, उसकी स्थापना की उन्होंने। ओके, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो 1801 के अंदर में उन्होंने पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया था अपने को, इसी वजह से इनको महाराजा रंजीत सिंह भी हम बोलते हैं। ठीक है, लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सुकर चकिया करके एक मिसल हुआ करती थी, उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, सुकर चकिया, तो मैं लिख देता हूं यहां पर में। ठीक है, सुकर चकिया लिखने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सुकर चकिया, सुकर चकिया, ये जो है फ्रेंड्स ये मिसल का नाम था, सुकर चकिया मिसल। अब गायब हो गया ये, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, सुकर चकिया। ठीक है, सुकर चकिया, इंग्लिश में भी लिख देता हूं फिर से, सुकर चकिया। ठीक है, सुकर चकिया, ये मिसल थी, टोटल 12 मिसल थी, ये याद रखना आप लोगों ने। महाराजा रंजीत सिंह ने सारी की सारी जो मिसल्स थी, सारी की सारी मिसल, उनको ग्रुप कब कर दिया था? ठीक है, उनको मिला दिया था सारा का सारा 1799 के अंदर में जो है उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया उन्होंने अपनी। ठीक है, पहले वो उस मिसल के मुखिया बने और 1801 में, ठीक है, महाराजा घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है, अपने आप को महाराजा, ठीक है, घोषित कर दिया उन्होंने खुद को कि अब मैं स्वतंत्र महाराजा हूं। ठीक है, महाराजा घोषित कर दिया खुद को। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि उन्होंने अपने आप को महाराजा कब घोषित किया था, महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, 12 के 12 मिसल्स को मिलाकर। नाउ तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताया एक बार लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। महाराजा रंजीत सिंह जो है फ्रेंड्स, उन्होंने उनका जन्म सुकर चकिया जो मिसल थी उसके अंदर में हुआ था। ठीक है, ये बिहार एग्रीकल्चर 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है, लिख लीजिए अभी। अगर आप ये सारे क्वेश्चन से भागोगे ना तो कभी भी जो है फ्रेंड्स अपने आप को आगे नहीं कर पाओगे। तो आज जो है मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज आप लोगों ने जो है मेहनत कर लेनी है। 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर ग्रुप का पूरे के सारे 12 ग्रुप को एक कर दिया था उन्होंने, और 1801 में अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन। ठीक है, इंडिया का कितना प्रतिशत एरिया जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है, जल्दी से आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में, तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोगों को मैंने पहले भी करवाया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ओके, एक चीज है कि कितना परसेंट एरिया जो है आप लोगों का माउंटेन से घिरा हुआ है, कितना परसेंट एरिया जो है कितना परसेंट एरिया आपका जो है इससे भूमि से है, और कितना परसेंट एरिया मतलब प्लेन से है, कितना परसेंट एरिया जो है प्लेटू है, पठारों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं प्लेन, ठीक है, माउंटेन, माउंटेन और प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। ठीक है, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, पर्वत, और प्लेन का मतलब होता है मैदान। चलिए तो एक एक करके सारे के सारे लिख देते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, प्लेन, माउंटेन और पठार लिखते जाइए आप लोग, तीनों के तीनों लिख देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहां पर मैं प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू जो है वो 27% हिस्सा जो है भारत का वो पठार है, प्लेट्यू है। ठीक है, ये प्लेट्यू पठार। ठीक है, माउंटेन की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में, तो करीब 30% जो है वो एरिया माउंटेन है, पर्वत है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्लेन की, तो 43% एरिया जो है वो प्लेन है, मैदानी इलाका है भारत का। तो टोटल जो है आप लोगों का हो जाता है, ठीक है, 100%। तो प्लीज ये दोनों, ये सारे के सारे आप लोग लिख लेंगे जल्दी से ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिए, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इनकी। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर में बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों का 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग यहाँ पर में कि 8 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया को किससे सेपरेट करता है। मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले खुद से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, बीपीएससी टीआरई के अंदर में कैंसिल जो हुआ था पेपर 15/3/2024 को, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था।
चलिए नाउ फ्रेंड देखिए यहां पर मैं 8 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूं हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल जो है कहां पर में है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैं यहां पर मैं जूम करके बताता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन फिर से पूछूंगा मैं। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर में, ये पूरा का पूरा जो है हमारा लक्षद्वीप है। मिनी कॉय को भी मिला दीजिए आप लोग, ठीक है, मिनी कॉय को भी मिला दीजिए इसी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लक्षद्वीप हो जाता है। तो लक्षद्वीप और मालदीव्स को जो अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल। हमारे भारत का लक्षद्वीप, मिनी कॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो लक्षद्वीप पूरा का पूरा मिनी कॉय को मिला के और मालदीव्स, इनके बीच में 8 डिग्री चैनल है। अगर हमारे इंटरनल सिर्फ हम लक्षद्वीप पर फोकस करें, ठीक है, कि सिर्फ लक्षद्वीप के ऊपर में आ जाए हम लोग, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप को मिनी कॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, तो मिनी कॉय को जो अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। कावरत्ती नाम की जगह है लक्षद्वीप में, ठीक है। तो कावरत्ती और मिनी कॉय को जो अलग करता है लक्षद्वीप के दो हिस्सों को, वो है 9 डिग्री चैनल। तो ये हमारा इंटरनल है। 9 डिग्री चैनल हमारा इंटरनल है। लेकिन जो 8 डिग्री चैनल है ये पूरे लक्षद्वीप को, या मिनी कॉय को भी बोल सकते हो आप लोग, यहां पर मैं अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो, मिनी कॉय को या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना था। अगर ये याद समझ में आ गया तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, इंडिया को अलग करता है, ठीक है। क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन, इंडिया को अलग करता है मालदीव से, ठीक है, मालदीव से अलग करता है, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप इसको अलग करता है मालदीव से, ठीक है। या फिर बोल सकता है मिनी कॉय को, मिनी कॉय को अलग करता है लक्षद्वीप से, ठीक, मिनी कॉय को अलग करता है मालदीव से। तो मालदीव के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में बना रहा है लक्षद्वीप, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, उससे उसके बीच में मालदीव की सीमा बना रहा है। या फिर मिनी कॉय जो है उसके बीच में मालदीव की सीमा बना रहा है, क्योंकि मिनी कॉय जो है वो लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो तीनों की तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का इंटरनल मैटर है। और अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड्स की 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो चैनल है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन अलग करता है, अंडमान को निकोबार से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं जल्दी से पहले, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मिनी कॉय, ठीक है, आपका है कावरत्ती, ये पूरा का पूरा हमारा लक्षद्वीप है, कावरत्ती, ठीक है। और मिनी कॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ये हमारा है। लक्षद्वीप को मालदीव से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। नाउ फ्रेंड 15वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। केवल 24 लाइक्स दूर है हम लोग, अब केवल 13 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे 2500 के टारगेट से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करके मुझे बताइए कितने लोगों ने 15 में से 15 क्वेश्चन किसके सही हुए हैं, ठीक है। और ये भी बताना है आप लोगों ने कि कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है। विच नवाब वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन प्लासी, प्लासी की लड़ाई जो है फ्रेंड्स कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी 1700, ठीक है, 57 के अंदर में, 1757 के अंदर में। ओके अगर मैं बात करूं ये लड़ाई के अंदर में कौन हारा था प्लासी की लड़ाई के अंदर में, ठीक है, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्लासी की लड़ाई के अंदर में, तो बताइए प्लासी की लड़ाई कौन हारा था, ठीक है। मीर कासिम, ठीक है, या जो है मीर जफर, ठीक है, या फिर सिराजुद्दौला, कौन हारा कौन था ये आप लोगों को बताना है प्लासी की लड़ाई के अंदर में, ठीक है। क्योंकि बक्सर की लड़ाई के अंदर में कौन हारा था ये तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन प्लासी की लड़ाई के अंदर में कौन हारा था ये आप लोगों को याद रखना है। तो उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एपीओ जीएस की एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। उस समय में जो नवाब था बंगाल का वो कौन था, सिराजुद्दौला था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर में सिराज उद दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। ओके ये था नवाब उस समय में, सिराजुद्दौला। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन तो दिया नहीं है यहां पर में, जिसमें भी दिया होगा आपका, ठीक है, जिसमें भी सिराजुद्दौला दिया होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1857 के अंदर में हुई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या हुआ था, कुछ लोग थे, ठीक है, मीर जाफर था जिसने धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को, ठीक है। उसके बाद में जगत सेठ था, ठीक है, अमीर चंद जगत सेठ, उन्होंने यहाँ पर में धोखा दे दिया था। मानिक चंद था जिसने धोखा दे दिया था, ठीक है। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और सिराजुद्दौला की जगह पे मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन डिड एम्परर, 15 में से 15 कितने लोगों के सही हुए हैं, 15 में से 14 कितने लोगों के सही हुए, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे आप लोग, ठीक है। नाउ यहां पर मैं देखिए आप लोग, आपको बताना है कि एम्परर शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे, ठीक है। 48 से 52 बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड कि ये हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद की बात है। ये बैटल ऑफ बक्सर जब हुई उसके बाद में हुई थी, ठीक है।
ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ, ठीक है, अलाहाबाद, अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के अंदर में क्या हुआ, ठीक है, ये ट्रीटी हुई थी 1765 के अंदर में, और जो जंग हुई थी एक्चुअल में वो हुई थी 1764 में, मतलब कि एक साल बाद जो ट्रीटी हुई उसके अंदर में उस समय के जो मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। तो आंसर 1765 हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि में ही हुआ था ये, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1765। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार, हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने लोगों का सही था आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है भारत की, हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, तो भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो भारत के अंदर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था, भारत के अंदर में सबसे ऊंचा पर्वत जो है फ्रेंड्स वो याद रखना है आप लोगों ने, वो है K2, ठीक है, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हो, गॉडविन, ठीक है, ऑस्टिन के नाम से भी जानते हो, गॉडविन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जानते हो आप लोग। K2 जो है ये कहां पर में है, अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स तो ये याद रखिएगा आप लोग कि काराकोरम रेंज के अंदर में, काराकोरम रेंज के अंदर में है, काराकोरम रेंज के अंदर में। और दूसरी चीज आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है भारत का, ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं K2 को, K2 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये यहां पर में आप लोगों को मिलेंगी। कौन से पर्वत श्रृंखला में है, काराकोरम में है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर में K2। उसके बाद में दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, कांचनजंगा, सेकंड नंबर पे कांचनजंगा। मुझे बताइए कांचनजंगा कौन से राज्य में आप लोगों को दिख रही है, जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर, कमेंट करके आंसर बताइए कि कांचनजंगा कौन से राज्य के अंदर में दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, पाक स्टेट जो है फ्रेंड्स ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, जल्दी से बता देंगे आप लोग, पाक स्टेट कौन से दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है। कुछ लोग आंध्र प्रदेश बोले, कुछ उत्तराखंड बोले, अरे भाई आपका कांचनजंगा सिक्किम के अंदर में लोकेटेड है, सिक्किम में। जल्दी बताइए पाक स्टेट कहां पर में है, पाक स्टेट कौन से दो कंट्री के बीच में, स्ट्रेट का मतलब होता है जलडमरू मध्य, बेसिकली जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर में जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर में इंडियन ओशियन है, उनके बीच में जो ये यहाँ पर में छोटा सा एक पानी का झरा है जो दो बड़े बड़े पानी के झरों को जोड़ रहा है, पानी के स्रोत को, बंगाल की खाड़ी को इंडियन ओशियन से जो जोड़ रहा है उसको स्ट्रेट या जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका आंसर हो जाएगा, इंडिया श्रीलंका, ठीक है, ये आपको याद रखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहां पर में ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये पाक स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, किसके बीच में हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम नाम की जो जगह है फ्रेंड्स ये आप लोगों को आज भी मिलेंगी कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में है। और यहां पर में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किसके साथ में की थी ये आप लोगों से बोला जा रहा है। तो जो श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी है ये मैसूर के जो शासक हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उनके साथ में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 1799 के अंदर में। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ब्रिटिश की टीपू सुल्तान के साथ में हुई थी, टीपू सुल्तान, ठीक है, जो मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए 1799 के अंदर में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, इसको मार दिया था 1799 के अंदर में, ठीक है, और ये जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है, ये हुई थी 1792 के अंदर में, ठीक है। और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए डेथ कब हुई थी इसकी, डेथ तो ये याद रखना है आप लोगों ने 1799 के अंदर में हुई थी, ठीक है, डेथ टीपू सुल्तान की। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में, ठीक है, ट्रीटी के बावजूद भी उनके बाद उनकी फिर से चौथी बार लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान की, जिसमें 1799 में उसकी मौत हो गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है, हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, बंगाल के अंदर में महलवारी सेटलमेंट किसने लागू किया था, महलवारी सेटलमेंट, ठीक है। पहली बात तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना बंगाल, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा ये था कि बंगाल नहीं, बंगाल के, जैसे आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर, मैं देखिए ये जो है ये बंगाल का इलाका है, उस समय में जो बंगाल प्रांत था ना वो बहुत दूर तक फैला हुआ था, तो बंगाल प्रांत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया था, ये वाला एरिया जो था उत्तर पश्चिमी एरिया बंगाल प्रांत का, क्योंकि बंगाल प्रांत बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो गया था, इवन यूपी वगैरह भी बंगाल प्रांत का ही हिस्सा मान लिए जाते थे कई सारे इलाकों को,
ठीक है, फिर बाद में वो धीरे धीरे अलग हुए। तो बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट में, ये याद रखना है आप लोगों ने, नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट इलाकों के अंदर में किसने किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, हॉल्ट, ठीक है, मैकेंजी, मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको लागू किया था, ये याद रखेंगे आप लोग, हॉल्ट मैकेंजी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए हिंदी में भी, ठीक है, हॉल्ट मैकेन, ठीक है, जी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, इसने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, महलवारी सेटलमेंट, इसके अंदर में क्या था, महलवारी सेटलमेंट के अंतर्गत जो गांव थे, ठीक है, गांव, ठीक है, उनसे टैक्स वसूल किया जाता था, गांव से, और गांव का जो मुखिया होता था उसको टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी थी। मुखिया जो होता था, गांव का मुखिया, उसको बोलते थे कि तुम टैक्स वसूल करो, ठीक है, जमा करो और ब्रिटिशर्स को लाकर दो, ठीक है, तो गांव के मुखिया को टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब ये हॉल्ट मैकेंजी ने जिस समय में महलवारी सेटलमेंट लागू किया था, उस समय में बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था, ठीक है, उस समय में बंगाल का जो गवर्नर थे, ठीक है, या गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय में बंगाल के, वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है, तो विलियम बेंटिक उस समय में गवर्नर जनरल थे, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया था, उन्होंने बंगाल के जो उत्तर पश्चिमी इलाके का जो अधिकारी था हॉल्ट मैकेंजी, उसने लागू किया था इसको। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए कि महलवारी सिस्टम लागू होते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, लेकिन विलियम बेंटिक ने लागू नहीं किया था, ये याद रखना आप लोगों ने, वो केवल उस समय में गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि रियोतवारी सिस्टम जो है वो मद्रास में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, ठीक है, तो मद्रास में रियोतवाड़ी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है इंट्रोड्यूस करने की मद्रास के अंदर में, और बात आती है जो है टीपू सुल्तान के इलाकों में। टीपू सुल्तान का जब इलाका जीत लिया अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान का इलाका जीत लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद में वहां पर में अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, उसने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। ट्राई अगर किसने किया ये पूछ लिया जाए तो ये होगा, लेकिन पूरे के पूरे मद्रास में किसने इंट्रोड्यूस किया, पूरे मद्रास के अंदर में उसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो। ये बंगाल उस समय में जो है मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, मुनरो, थॉमस मुनरो। इसी वजह से रियोतवारी सेटलमेंट को आप लोग मुनरो सिस्टम भी बोलते हो। रियोत का मतलब भी होता है किसान, रियोत का मतलब होता है किसान, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि रियोतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहां पर में इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली, सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स ये इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली जो टीपू सुल्तान का इलाका है, टीपू सुल्तान का जो इलाका था, टीपू सुल्तान का जो रियासत थी जो अंग्रेजों ने जीती थी, मैसूर, ठीक है, मैसूर, वहां पर में, और उसके बाद में फिर जो है मद्रास के अंदर में, ठीक है, फिर उसके बाद में मद्रास, पूरे मद्रास पर लागू किया गया। ओके, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का जो है ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु का इलाका मिलेगा, आज का दक्षिण भारत का तमिलनाडु का जो इलाका है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक जो है आयोग बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में ही। हम लॉर्ड लिटन को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन लॉर्ड लिटन के समय में ही एक आयोग बना था जिसका नाम था स्ट्रेची आयोग, ठीक है। ये जो स्ट्रेची आयोग था फ्रेंड्स, इसने क्या किया था, जो अकाल है उससे कैसे निपटा जाए, अकाल के अंदर में लोगों को खाना कैसे पहुंचाया जाए, उसके ऊपर में जो है अपनी सिफारिशें दी थी, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि स्ट्रेची आयोग किससे रिलेटेड था, तो स्ट्रेची आयोग जो है फ्रेंड्स ये अकाल से संबंधित था, और किसके समय में बना था, ठीक है, स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लिटन के समय में बना था, लॉर्ड लिटन के समय में बना था 1880 के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेची आयोग के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था, ठीक है, तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन था। 24वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन किसने स्थापित की, भारत के अंदर में, तो भारत में रेलवे लाइन स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स रेलवे लाइन स्थापित करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। भारत के अंदर में रेलवे लाइन जो है फ्रेंड्स मुंबई से ठाणे के बीच में जो है वो बिछाई गई थी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये याद रख लेना है आप लोगों ने कि
कौन से साल के अंदर में, ठीक है, भारत में पहली जो रेल थी वो कौन से साल में चली थी, ये भी आप लोग लिख देंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहाउसी, लॉर्ड डलहाउसी, ठीक है, लॉर्ड डलहाउसी। जल्दी जल्दी से लिखेंगे आप लोग कि कौन से साल के अंदर में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर लंबी थी, 1853 के अंदर में, अप्रैल 1853, वेरी गुड, ठीक है, 1853 के अंदर में मुंबई से जो है ठाणे के बीच में चली थी, ये ठाणे के बीच में, ओके, लॉर्ड डलहाउसी के समय में। सभी लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ओके। तो पहली ट्रेन भारत की 1853 के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 25वें नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर करना है, हु रूट द बुक पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसका आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये आज हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर में हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग की क्या इस तरीके से आप लोग लिखकर, ठीक है, आप लोगों को कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर ऑप्शन वाले फॉर्मेट के अंदर में, ठीक है, या कभी कभी इसमें कभी उसमें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो इसका आंसर आप लोग जो है अभी कर देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको क्या लगता है किस तरीके से करना चाहिए, जैसे कभी हम ये करें और कभी वो वाले क्वेश्चन करें। कल अभी 25 क्वेश्चन हुए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर में करके वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ओके, पार्ट 2, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, सप्ताह के अंदर में एक दिन करना चाहिए सर, अच्छा लगा ये क्लास, तो बिल्कुल आप बताइए कि अगर ऐसा करना है तो वे कर सकते हैं। मैं तब तक आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके आंसर आप लोग मुझे दीजिए, ठीक है, कमेंट के अंदर में। जो बच्चे सबसे फास्ट सेशन खत्म होने के बाद में कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे उनके कमेंट को हार्ट भी दे देंगे, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि जो है महाराजा रंजीत सिंह जी जो है, ठीक है, उनकी राजधानी क्या थी, राजधानी, और क्या क्या आप लोगों को याद आ रहा है उनके बारे में वो लिख दीजिए आप लोग। उनकी राजधानी कहां पर में थी ये आप लिख देंगे, ठीक है, कहां पर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ये लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में आप बता दीजिए मुझे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ब्रिटेन की संसद जो है उसके सदस्य बने थे, ब्रिटेन संसद के सदस्य बने थे। ईयर कौन सा था, ईयर, चलिए ईयर बता दीजिए कम से कम, 1890, 1891, 1892, 1895, क्या था ईयर, बताएंगे जल्दी से आप लोग। कौन सी पार्टी से बने थे ये भी बता देंगे। बच्चे ने आंसर ही लिख दिया आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट के अंदर में। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और कमेंट के अंदर में आंसर, और ये सारे आंसर आप लोगों ने अभी नीचे में कमेंट में भी लिखना है, ओके। और जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि जो बक्सर की जो लड़ाई है, ठीक है, वो कौन से साल में हुई थी, और इलाहाबाद की संधि कौन से साल के अंदर में हुई थी, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री चैनल आपको बताना है कि ये कौन से दो देशों को अलग करता है, कौन से दो देशों को अलग करता है, और किस किस को अलग करता है। जो जो भी आपको याद आ रहा है लिखते जाइए आप लोग, ठीक है, 8 डिग्री चैनल के बारे में, ठीक है, ये बता दीजिए आप लोग। उसके बाद में जो है बैटल ऑफ स्वाली हुई थी, बैटल ऑफ स्वाली आपको बताना है कि जो बैटल ऑफ स्वाली या बैटल ऑफ सॉली भी बोला जाता है उसको, तो ये कौन से जो है शहर के पास में है आज, बैटल ऑफ सॉली, ठीक है, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। भारत के अंदर में कितने दिल्ली दरबार हुए ये भी आप कमेंट कर देंगे, भारत के अंदर में कितने दिल्ली दरबार हुए, ठीक है, ये आप लोग मुझे बता देंगे। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, 3000 से ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, और कमेंट में बताना है कि जो है आप लोगों के कितने सही हुए 25 में से, और क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे और सेशन जो है कब लिया जाए, ठीक है, क्या कल लेना है, ठीक है, या परसों लेना है, आप लोग बताइएगा। और कल अगर लेना है तो फिर मैं ये वाले 25 क्वेश्चन जो है उनमें से भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अगर कल हम इसको करते हैं तो 10 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में दूंगा कि एकदम फास्ट आपने आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज है आपको बताना है, अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो कौन सा चैनल है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, 11, 12, 13, कौन सा डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप लोग सेशन के लिए। और जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के जो है ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 9697884444 नंबर आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में, या 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। नीचे में नंबर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो नीचे में नंबर, ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।